मैं आप तमाम की मौजूदगी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। अब असल में आजकल जब कोई बात कही जाती है तो वो किसी एक प्रांत और इलाके के लिए नहीं होती है। डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से वो दुनिया के किस कोने पे जाएगी, इस पर ना आपका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है। तो हम लोग अब रीजनल बातें नहीं करें। बहैसियत इंसान सबकी समस्याएं पूरी दुनिया में एक हैं। समस्याओं के आकार अलग अलग हैं, रंग अलग अलग हैं, मगर प्रॉब्लम में सभी लोग हैं। जो लोग बहुत लविश लाइफ जी रहे हैं उनसे पूछिए तो उनकी दिक्कतें भी अपने अंदाज की हैं और किसानों की परेशानियां भी अपने अंदाज की हैं। लेकिन मैं चूंकि भारत का मूल निवासी हूं और अपने देश से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अपने देश के लोगों के प्रति, अपने कौम के प्रति और मानव समाज के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी महसूस करता हूं। और वो जिम्मेदारी हमारी सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके हम डिग्री हासिल कर लें और पैदा होने से लेकर मौत तक बस रोजी रोटी, दौलत, माल, धन, बिल्डिंग, यही हमारा मकसद हो जाए। मैं समझता हूं कि ये जानवरों के करीब हमें ये मकसद ले जाती है। हम एक इंसान हैं और उस प्रति हमारी बड़ी संवेदनशील जिम्मेदारियां हैं। हम सबको एक मालिक ने पैदा किया है और हमें इन चीजों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए कि हम इंसान हैं। दूसरा इंसान अगर खुद को इंसान नहीं भी समझता है तो भी हम अपने आप को इंसान समझें, ताकि हमारे समझने की वजह कर सामने वाले की समझ के अंदर एक उज्जवल रोशनी और एक बेहतरी पैदा हो। यह हमारी हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे देश भारत में लोगों में बड़ी बेचैनियां हैं बेटियों को लेकर। मैं इस विषय पे बड़ा संवेदनशील हूं कि लाखों लाख हमारी बेटियां गायब हो गई भारत में। और जाहिर है कि जब मैं बेटी कह रहा हूं तो एक दर्द के साथ कह रहा हूं। वो किसी की भी हो, हम सब की बेटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद सालों में 10 लाख बेटियां गायब हो चुकी हैं। हमारे अंदर जागरूकता कब आएगी? हम मानव समाज के प्रति संवेदनशील कब होंगे? क्या हमने कभी महसूस किया कि वो बेटियां किनकी हैं, कहां गायब हुई, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही है? हम तंजानिया में नहीं रहते, हम जिम्बाब्वे में नहीं रहते, हम नाइजीरिया और सोमालिया के नागरिक नहीं हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे प्रभावशाली देश भारत के नागरिक हैं। इतनी हिम्मत किसमें हुई? आखिर ऐसी षड्यंत्र कौन रच रहा है जो हमारी देश की बेटियां गायब होकर या कोठे में पहुंच रही हैं या हॉस्पिटल में उनके अंगों को निकाल लिए जा रहे हैं? 10 लाख बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहता हूं अगर एक भी है तो भी बहुत बड़ी बात है। इसके प्रति हम सबको एक जागरूकता लानी चाहिए समाज में कि हम बेटियों को बेटी समझें और देश की बेटी समझें। मैं समझता हूं कि इस वक्त इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं अपने लिए तो जरूर कहूंगा, आप सब अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अगर किसी की बेटी को और किसी की बहन को अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ रहा है, तो माफ कीजिएगा, हम मानव समाज के संवेदनशील मेंबर नहीं है, मानव समाज और संवेदनशील परिवार के सदस्य नहीं है, फिर व्यापारी हैं। और व्यापारियों का कोई धर्म नहीं होता है। व्यापारियों का एक ही धर्म होता है, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, नफाखोरी करो। लेकिन अगर इज्जत बचाने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए अगर इज्जत बेचनी पड़े, तो मैं समझता हूं कि इस पर भी हम सबको जरा गौर करना चाहिए। हम धर्म की रक्षा की बात करते हैं, हम जात की रक्षा की बात करते हैं, हम लोगों की रक्षा की बात करते हैं, सम्राट होने की बात करते हैं,
मगर हमारी एक डार्कनेस ये है, हमारा एक अंधकार पहलू ये है कि हम जहां पर दे अपने जात और धर्म के प्रति सम्राट होने की बात करते हैं, वहीं हमारे नजरों तले बेटियों पर यह अत्याचार किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सब जागरूक पत्रकारों के द्वारा हम देश को जगा पाएंगे और देश के लोगों से कहेंगे कि नफरत, घृणा, नफरत, दुश्मनी, स्वार्थ, एक दूसरे के प्रति भड़काऊ बातें करने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो आओ जरा इन मासूम बेटियों को बचा ले, मासूम शहजादियों को बचा ले। बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा बेटी गायब हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? राजनीति को मानते हैं कि कौन को मानते हैं? मैं पूरे समाज को मानता हूं, पूरे समाज को मानता हूं। राजनीति समाज से है, सरकारें समाज बनाती है, समाज तय करती है कि हमें किस तरह जीना है। समाज अगर तय कर ले कि हमें वही टीवी चैनल को बढ़ावा देना है जिस पर नफरतें फैलती हैं, तो यह समाज की अपनी चॉइस है। समाज अगर तय करती कि नहीं हमें गंदे पानी पीकर जीना है, तो यह समाज की अपनी चॉइस है। लेकिन जो समाज खड़ी हो जाए कि नहीं अब रातों में कोई असुरक्षित नहीं रहेगा, किसी बेटी को जहेज के नाम पर कोई जला नहीं सकता है, कोई बेटी भूख के नाम पर मर नहीं सकती, कोई हमारा एक आदमी खून की कमी की वजह कर अस्पताल में तड़प नहीं सकता। समाज को तय करना पड़ेगा कि एक गरीब पति अपनी गरीब पत्नी के मरने पर एम्बुलेंस के पैसे नहीं तो कांधे पे लाश लेकर जा रहा है। ये लाश उसकी पत्नी की नहीं है, पूरे समाज की लाश है। उन लोगों की लाश है जो सम्राट बनते हैं, उन लोगों की लाश है जो कुछ से कुछ कह दिया करते हैं। तो इस समाज को जगना पड़ेगा। पहले समाज तो बन ले, पहले हम सब इंसान तो बन जाए, फिर तय करेंगे हिंदू कौन बनता है, मुसलमान कौन बनता है। पहले तो हम इंसान ही नहीं बन पा रहे हैं। मौलाना, वक्फ बिल की सरगर्मियां तेज राशें जैसे जिलों में जहां वक्फ की काफी संपत्तियां हैं, वहां के मुतवल्लियों और आम मुसलमानों को आप क्या मशवरा देंगे कि वे कागजी तौर पर खुद को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करें? देखिए, कौन दीवाना होगा जो कागज अपनी ठीक नहीं रखना चाहेगा। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती रहती है। एक जमाना था जब लिखने पढ़ने से ज्यादा बातों पे भरोसा हुआ करता था, है ना। आपको भी मालूम होगा और हमें भी मालूम है कि हमारे पूर्वज लोग अपनी जमीनें लिख के नहीं दिया करते थे। किसी से प्यार हो गया, चाय पी, अरे भाई सुनो तुम्हारे पास घर नहीं है, अच्छा चाय पीते हैं साथ में, जाओ ये 2 कट्ठे की जमीन हमारी तुम ले लो। वो वचन जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान हुआ करती थी। कहते हैं ना, वचन जाए, जान जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए, हम तो ऐसे समाज से उठे हुए। मुझे कौन बताएगा कि भारत की संस्कृति क्या है? मैं तो इसी संस्कृति की पैदावार हूं। मैं तो ऐसे लोगों के बीच में उठा बैठा हूं। मेरी परवरिश ऐसे समाज में हुई है कि मुझे किसने रोटी खिलाए, किसने सालन दिए हैं, वो नाम मैं बताऊं तो शायद देश कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। मैं ऐसे कल्चर, ऐसे समाज को जानता हूं, लिहाजा मुझे ये ना कोई बताए कि समाज क्या चीज है। तो कागज को, एक जमाना था जब वचन पर लोग चलते थे, कचहरियां वचन पर चलती थी। अब जमाना बदल चुका है। अब आपके देश की सरकार और हमारी सरकारें भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है। वर्ल्ड ऑर्डर नाम की एक खौफनाक वहशी हमारे पीछे है। दुनिया में पूंजीपतियों का सिस्टम चल रहा है इस वक्त। आप क्या खाएंगे, आपकी कमाई पर भी आपकी हुकूमत नहीं है। आपके पैसों पर आपका कंट्रोल नहीं है। आज सब कुछ हमारा आज किसी और के हाथ में चला जा रहा है। तो ऐसे मौकों पर हमें अपने कागजात को ठीक रखने ही चाहिए। हमारे तमाम हसबनामा, नसबनामा, अगला पिछला, ये सब दुरुस्त रहना ही चाहिए। इसी में एक वक्फ भी आता है। वक्फ के ताल्लुक से बहुत ऐसे फैसले हुए जिस फैसलों में मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया।
अपनी सरकार ऐसा नहीं करती है। अपनी सरकार का मतलब क्या होता है? अपने लोगों के दर्द को जानना और दर्द को पूछना। सरकार को पूरा अधिकार है कानून बनाने का। ऑनरेबल पार्लियामेंट को मुकम्मल स्वतंत्र है वो कानून लाने के लिए, मगर उनको इस बात के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा कि वो समाज के प्रति जवाबदेह है। वो ऐसे कानून न बनाए कि एक को चढ़ा रहे तो दूसरे को खुश कर रहे। अगर ये परिस्थिति रही तो इसका परिणाम बाद में खराब ये होता है कि फिर लोगों की मेंटालिटी ये बन जाती है कि कल को शक्ति अगर दूसरी तरफ आ गई तो मालूम ये हुआ कि अब ये दूसरे को चढ़ा रहे हैं। ये मानवता के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है। आप मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कानून बनाते हैं, किसी को चढ़ाने के लिए नहीं बनाते। वक्फ कानून जिनकी प्रॉपर्टी है उनको चढ़ाने के लिए बनाया गया। अगर हमारी तकलीफ से किसी दूसरे को खुशी पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि ऐसे सुख ये बहुत दर्दनाक है, और ऐसे सुखों से आदमी सुखी नहीं होता है बल्कि उसकी नस्लें दुखी हो जाया करती है। आज कोई किसी की दबा ले तो कल आपकी औलादों का भविष्य क्या होगा? हमने इस देश में कैसे कैसे जमींदारों की नस्लों को भीख मांगते हुए देखा है। हमने इस देश में राजा महाराजा के बच्चों को रिक्शा, उनकी नस्लों के बच्चों को रिक्शा चलाते हुए हम देख रहे हैं इस देश में। इसलिए कोई अहंकार न करे, अपनी शक्ति पे अहंकार न करे। अगर शक्ति ईश्वर ने दी है, मालिक ने दी है शक्ति, अल्लाह ने ताकत दी है, तो इंसाफ करे, जुल्म न करे। वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में जुल्म हुआ है, उसका एक अजब अंदाज से बनाया गया, और हम बोलते रह गए कि आप सलाह मशवरा तो करें, लेकिन सलाह मशवरा नहीं किया गया। जाहिर है कि जब शक्ति तंत्र पे कोई चीज चलती है तो लोकतंत्र को कुचल कर ही आदमी चलता है, तब जाके शक्ति तंत्र हुआ करती है। फिर भी मैं मुसलमानों से कहूंगा, संयम बरते, कानून का सम्मान करें, और जहां तक हो सके वक्फ की जमीनों की हिफाजत के लिए अपने कागजात को ठीक करें। सियासी तौर पर आज मुसलमान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। ऐसे में सियासी बेदारी के लिए हमें किस तरीके से काम करना चाहिए? क्या हमें अभी भी वोट बैंक बनकर रहना चाहिए या अपनी लीडरशिप और हिकमत अमली की स्ट्रेटेजी पे काम करने की आवश्यकता है? मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके सवाल से भी मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत माफी चाहता हूं। इस तरीके के जो पॉलिटिकल सवाल है ये पोल्यूशन बन चुकी है। मुसलमान ठगा हुआ महसूस ही क्यों करता है? ठगाने जाता ही क्यों है मुसलमान? मुसलमान गुलामी क्यों करता है? कोई हारे कोई जीते, जो हारा वो चचा नहीं, जो जीता वो मामू नहीं। हम देश के नागरिक है, देश के प्रति काम करें ना। चमचागिरी मुसलमान छोड़ेगा कब? कब तक ये जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करता रहेगा? तो जब तक ये करता रहेगा तब तक ठगाता रहेगा। मैं इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोषी नहीं समझता हूं, मैं अपने समाज को दोषी समझता हूं, खुद को दोषी मानता हूं कि हम अपने समाज को जगा नहीं सके। अरे जीतने वाला जीता, हारने वाला हारा, आप अपने काम में लग जाओ ना। कौन नेता, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके घर में रोटी बना के देती है? कौन सा चूल्हा जलता है? वेरी सॉरी। नेक्स्ट। आज हिंदुस्तान के हालातों को देखते हुए आप समाज को, देशवासियों को क्या संदेश दें? वही जो मैंने अर्ज किया, जो भारत की समस्या है वो पूरी दुनिया की समस्या बनती जा रही है। हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने प्रति। जब आप खड़े होने के लायक होंगे तो किसी गिरे हुए को आप उठाने के लायक होंगे। आप खुद गिरे हुए तो दूसरे को क्या उठाएंगे? मुसलमान पॉलिटिकल गुलामी बंद कर दे, बात खत्म। जिसको वोट देना है जाके चुपचाप देकर आए, बोलने की ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। और स्वतंत्र जो पार्टी चाहे करे, जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, और जिनको वोट देना चाहे थे, मगर खामोश है। अन्य कौमों के बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ के सर्विसों में हैं, अन्य जगहों पर है, लेकिन मुस्लिम समुदाय देखा जाए तो पिछड़ों में है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? दलित समाज के पिछड़े होने के कारण क्या समझते हैं? मुसलमानों से भी ज्यादा पिछड़ी हुई दलित समाज है। मुसलमानों में एजुकेशन का रेशियो तो बहुत बढ़ गया अभी आप लोग के आशीर्वाद से, और इसी तरह हम तो धन्यवाद
करते हैं उन तमाम जमातों को जो हमें जगाती रहती है। हम तो कहते हैं और हमारे खिलाफ बोलिए ताकि हमारी सुस्ती दूर हो। हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। दलित समाज के प्रति हम कब जगेंगे? जिनके पास रहने को घर नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं है, वो इस देश के मूल निवासी हैं। बहुजन समाज इस देश के मूल निवासी हैं, 80% है वो, जिनके बेटे ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उनकी टीम ने इस देश को संविधान दिया। उनके बच्चों का क्या हाल है जाकर देखिए। अभी मैं दोपहर में एक इलाके में था, कौन सा इलाका भाई है? बमोरी में था। पता चला हमारे एक प्रिय हिंदू भाई का बच्चा बीमार था, उनकी मौत इसलिए हो गई कि उस इलाके में कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। इसमें कहां से हिंदू मुसलमान आ गए भाई? तो ये तो देश की समस्या है, मुसलमानों की समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके इस सवाल का सम्मान करता हूं कि मुसलमानों को देश के सेवा और मानव सेवा के लिए ज्यादा पढ़ना लिखना चाहिए। पैसे कमाने के लिए पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। दूसरों के कल्याण करने के लिए हमें और बेहतर पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। और कोई सवाल? मेरे को था कि हमें देश विकास के लिए काम करना चाहिए या धर्म कौम के लिए करना चाहिए? देखिए, धर्म और कौम ये आस्था का विषय है और देश व्यवस्था का विषय है। तो आस्था आस्था पर चलेगी, व्यवस्था व्यवस्था के साथ चलेगी। नहीं, ये तो समय समय की बात है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी आस्था को प्राथमिकता है, लेकिन जब आप देश के लिए खड़े हैं तो देश हमारे लिए प्रथम है। इसलिए कोई आगे और पीछे नहीं है। इस तरह के सवाल जो है वो फैब्रिकेट किए जाते हैं कि आपके लिए पहले कौन है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, आपकी माताजी पहले या पिताजी पहले? आप कहेंगे भाई दोनों हमारे लिए पहले। तो देश व्यवस्था के साथ है। जब देश को जरूरत पड़ेगी खून देने की तो अशफाकुल्ला खान बनना पड़ेगा। देश जब पुकारेगा कि हमें ब्लड रक्त चाहिए तो कैप्टन अब्दुल हमीद हमें बनना पड़ेगा। देश जब कहेगा हमें अपनी रक्षा के लिए मिसाइल चाहिए तो हमें एपीजे अब्दुल कलाम बनना पड़ेगा। देश जब हमें पुकारेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हमें अपनी बेटी सुफिया कुरैशी बननी पड़ेगी। और जब देश को चाहिए कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देना है तो फिर एक धार्मिक मौलाना महमूद हसन बनना पड़ेगा, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी बनना पड़ेगा, मौलाना कासिम नानोतवी बनना पड़ेगा, मौलाना फजल हक खैराबादी बनना पड़ेगा कि मुसलमानों अब खड़े हो जाओ और भारत के लिए जान देना यह शहादत है और शहादत की लड़ाई लड़ो। ये है। तो आप बताइए, आस्था अगर व्यवस्था से अलग हो जाए तो व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।